आप सबको समझ आ रहा ना प्रैक्टिकल Yes, केमिस्ट्री? sir. हाँ, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से आएगा सर, तब। हाँ जी। ये चैप्टर हमारे एनसीईआरटी में तो नहीं है? नहीं, ये चैप्टर एनसीईआरटी में नहीं है। चैप्टर तो आपके एनसीईआरटी में जीओसी भी नहीं है, चैप्टर तो यस सर। आइसोमेरिज्म भी नहीं है, तो कई ऐसे पी ब्लॉक भी नहीं है आपके एनसीईआरटी में देखोगे तो। यस सर, इस बार हटा है। क्या? सर पहले था, इस बार हट गया। इस बार हट गया, लेकिन मतलब जेई सर, तो है ना। हाँ इससे पहले 1 साल। हाँ, हम लोग जेई लेवल का पढ़ रहे हैं ना, तो जे डब्ल्यू में जो भी होगा ना वो सबका सब मिलेगा। ठीक है, ओके सर। थोड़ा सा और वेट करते हैं, थोड़ा सा और वेट करते हैं, कुछ बच्चों को और आने देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। हेलो अमित। राधे राधे सर। अमित, आजकल आप असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट नहीं कर रहे हो? सर आज ही एक साथ कर दूंगा, मैंने कल किया था, कल वाला मैं कर नहीं पाया तो मैंने सोचा एक सर साथ कर देता सॉलिड हूँ। स्टेट पूरा पूरा हट गया है ना? हाँ, सॉलिड स्टेट जेई में भी नहीं है, एनसीईआरटी में भी नहीं। सॉलिड देखो, आप लोग को मैं ना हमेशा जब भी पढ़ाता हूँ सिलेबस ऊपर दिखा देता हूँ, आप लोग भी ना लिखोगे जे डबल ई सिलेबस और एनटीए लिखोगे ना, तो एनटीए के वेबसाइट से डायरेक्टली आपको सिलेबस मिल जाएगा। हेलो सेजल। हेलो समीर। थोड़ा सा रुकते हैं, बाकी बच्चों को आने देते हैं। सर आज आपका वीडियो ऑन नहीं है? नहीं, आज थोड़ा ना मेरा हेल्थ इशू है, काफी ज्यादा हेल्थ इशू है, फीवर। ठीक है सर। थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट करना, वॉइस वगैरह में भी धीरे आ सकता है। यस सर। हाँ, थोड़ा सा रुकते हैं, कुछ बच्चों को और आने देते हैं, ठीक है, फिर स्टार्ट किया जाएगा। पता नहीं कैसे इस मौसम में ऐसे। सर अभी ठंड खत्म, ओ गर्मी खत्म हुई ना, ठंड आ गई। मे भी मैंने सही से मैनेज नहीं किया, मैं इसको समझ नहीं पाया और मेरे पे अटैक कर दिया, या फिर मैंने इसको हल्के में ले लिया। हेलो माधव, कैसे हो? माधव गुड मेरी इवनिंग सर। माधव, आपने असाइनमेंट्स वगैरह नहीं सबमिट कर रहे हो आजकल? सर मेरा एक डाउट था सर। हाँ जी बिल्कुल। सर सॉल्ट एनालिसिस किस में आता है? प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में आता है वो भी? वो सब का सब प्रैक्टिकल का पार्ट है। तो सर अभी करेंगे ना हम वो? हाँ, वो भी करेंगे आज, जैसे ना आज हम कोई और टॉपिक निपटाएंगे, कल हम वो करेंगे। गुड इवनिंग सर। ओके सर। गुड इवनिंग नंदिनी। नंदिनी, आपका भी वर्क वगैरह आ नहीं रहा कुछ भी, असाइनमेंट्स वगैरह? देखो, टाइम सबके पास उतना ही होता है, जिन्होंने सही से मैनेज कर लिया ना उसका सिलेक्शन हो जाएगा, रियली बता रहा हूँ। टाइम सबके पास सेम ही होता है, उतना ही होता है 24 आवर। स्कूल वगैरह ये आप लोग को मैनेज करना है कि कब कभी कभी मौका मिले तो स्कूल जाओ भी मत, क्योंकि नहीं पढ़ाई हो रहा है इस टाइम, तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा होगा, ऐसा टाइम निकल जाता होगा। तो आप इन सब चीजों पे ध्यान देना थोड़ा सा। हेलो प्रिंस। प्रिंस, मेरी आवाज आ रही है क्या? यस प्रिंस, आप भी असाइनमेंट्स वगैरह नहीं सबमिट कर रहे हो आजकल, क्या बात है? सर, हेल्थ इशू था, मैं आज 11 बजे तक कर दूंगा। क्या? आज और कल सर दोनों के कर दूंगा 11 बजे से पहले। हेल्थ इशू चल रहा था। ठीक है ठीक है, कर देना आप, ठीक है। हाँ सर। चलो थोड़ा सा और देखते हैं। थोड़ा सा और रुकते हैं, 1-2 मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट और रुकते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोग का कोई क्वेश्चन वगैरह तो नहीं है ना कुछ भी? आप लोग के मन में कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह तो नहीं है कुछ भी ना? कल वाले प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड मैंने लास्ट क्लास में मंडे को लिया था ना। यस सर। मैंने लास्ट मंडे को लिया था ना प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का। यस सर। सर सॉल्यूशन वाले चैप्टर्स का है क्वेश्चन। क्या? सॉल्यूशन वाले चैप्टर है सर वो। सोल्यूशन वाले चैप्टर के कल ही मैंने वन शॉट लिया था। सर वन शॉट तो सर एक क्वेश्चन। ठीक है, क्लास के लास्ट में पूछ लेना, ठीक है। यस सर ठीक है।
ये बताओ सबको स्क्रीन शो हो रहा है क्या? नो सर, हो गया। यस सर, अब आ रही है। सभी को स्क्रीन शो हो रहा है? हो रहा है। तो कल हम लोगों ने ना क्रोमेटोग्राफी पढ़ा था और हम लोगों ने लेसाइन टेस्ट पढ़ा था, यही दोनों चीजें पढ़ा था ना, क्रोमेटोग्राफी और लेसाइन टेस्ट। तो आओ क्रोमेटोग्राफी का हम थोड़ा सा कुछ बातें कर लेते हैं कि ये बताओ जरा, इसका आंसर बताना जरा, फटाफट बताना कितना आएगा, फटाफट बताओ। RF 5 क्या 5 नहीं आएगा? 7 कितना आएगा? हेलो नितेश। सर 8 है इसका। 7 सर 7। देखो नितेश, अभी आप कोई ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए ना? नो सर, अभी तक तो नहीं। एक बार मुझे मैसेज करो, जस्ट मैसेज करो आप मुझे। आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको ऐड कर लेता हूँ। हेलो कोमल, थोड़ा सा बस 1 मिनट और रुक जाओ। आप लोग बस 1 मिनट और रुक जाओ। एक बार देखना ऐड हो गया ना? चलो अच्छी बात है, ठीक है। तो अब मैं ना आप लोग को यही बताऊंगा कि आप लोग को यह पता होगा क्या होता था थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी में, जरा बताना। सिंपल सी बात, एक जार होता था, इसमें एक ऐसे प्लेट होता था, यहाँ पे बेस लाइन होता था, बेस लाइन पे हमने क्या कर दिया, स्पॉट कर दिया। अब बेस लाइन से सॉल्वेंट कितना मूव किया है? 5 सेंटीमीटर मूव किया है। कंपाउंड कितना मूव किया है? 3.5 है। तो जो RF फैक्टर होगा या फिर रिटेंशन फैक्टर होगा वह कितना होगा? सॉल्यूट Solute कितना मूव किया solvent डिवाइड बाई सॉल्वेंट, कितना आ जाएगा? 0.7। क्लियर 7 है? क्लियर है। यह हमेशा जो RF वैल्यू होता है ना वो 1 से कम आएगा, क्योंकि कितना भी होता होगा तो सॉल्वेंट से नीचे ही रहेगा ना। बिल्कुल। तो इसके बाद अगर 7 को आप क्या लिख सकते हो? 7 इंटू 10⁻⁻1 लिख सकते हो, ये 0.7 को बिल्कुल लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 7 आएगी। क्लियर है? क्लियर है। अब देखो, अब हमारे पास है एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल इज यूज्ड विच क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। क्या एडजॉर्प्शन इसी के लिए यूज होता है ना? द एडजॉर्बेंट यूज्ड इन एडजॉर्प्शन सर ए एंड बी ओनली। सिलिका जेल और एल्यूमिना, ठीक है। सिलिका जेल और एल्यूमिना यही दोनों यूज होता है ना? बताओ जरा आप लोग। यस सर। यस सर। सिलिका जेल और एल्यूमिना। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है। यस सर। अब जरा बताना, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट डिटेक्टेड सर बाय बी होगा। सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, हैलोजन। हैलोजन। नाइट्रोजन, फास्फोरस और हैलोजन। हैलोजन। यही चारों के चारों क्या होते हैं? डिटेक्ट होते हैं लेसाइन टेस्ट के थ्रू। उसको हम लोग सोडियम एक्सट्रैक्ट टेस्ट भी बोलते हैं, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट देखो, या फिर इसको लेसाइन टेस्ट भी बोलते हैं। दोनों की बातें क्या है, लगभग मतलब सेम ही है। अब देखो, अब हम ऐसा चीजें करेंगे ना, अब हम ऐसा चीजें करेंगे जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड भी और क्या हो, इम्प्यूरिटी भी हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड भी और क्या हो, उसमें इम्प्यूरिटी हो। तो जब इम्प्यूरिटी होगा तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे निकालेंगे? अगर इम्प्यूरिटी होगा तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे निकालेंगे? सबसे पहला मेथड दिया फिल्ट्रेशन। बताओ जरा कैसे होगा फिल्ट्रेशन मेथड से, बताना जरा। सर फिल्टर पेपर से फिल्टर करेंगे। बिल्कुल, आप सभी ने फिल्टर पेपर यूज किया है। यस सर। यस सर। अगर नहीं यूज किया तो एक मैं सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, चाय छानने वाली चाय छन्नी देखे हो? हाँ सर। हाँ सर। जी सर। ऐसा जैसे ही है, जो छोटे बड़े वाले पार्टिकल होते हैं ना वो ऊपर ही रुक जाते हैं, जो छोटे वाले पार्टिकल होते हैं आसानी से क्या हो जाता है, ग्लास में नीचे आ चले जाता है। जाते नीचे चले जाता है। हैं। दूसरा मेथड है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में ना या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड को डायरेक्टली सब्लाइम हो जाएगा या फिर इम्प्यूरिटी। अगर मान लो कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, कोई भी इम्प्यूरिटी है, तो हमने क्या कर दिया, मान लो दोनों में से कोई एक क्या है, सब्लिमेशन वाला कैटेगरी रखता है,
तो हम नीचे से गर्म करेंगे तो मान लो इम्प्योरिटी के साथ सब्लिमेशन होता है तो डायरेक्टली ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में। गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास केवल और केवल क्या बचेगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड ही बचा ना, बोलो। जी सर। ऑर्गेनिक जी कंपाउंड। मान लो कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड सब्लिमेशन वाला हो तब हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक कैप ले लेंगे, इसमें हम लोग कॉटन डाल देंगे और नीचे से गर्म कर देंगे, ठीक है क्या? तो आप बताओ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जब सब्लाइम होकर इस पे चिपक नहीं जाएगा कॉटन वगैरह पे? हाँ सर। फिर बाद में इसको निकाल लेंगे। क्लास 10th में ये पढ़े होंगे ना थोड़ा बहुत? यस सर। हाँ, क्लास 10th में आप लोग ये पढ़े होंगे। तो ये वाला हुआ। मैं एग्जांपल्स देता हूँ कि एग्जांपल्स क्या है। सबसे पहली बात फिल्ट्रेशन मेथड का देख लो। अगर नेप्थलीन और यूरिया हुआ, नेप्थलीन और यूरिया हुआ तो क्या होगा? फिल्ट्रेशन मेथड से हो जाएगा। अगर बेंजोइक एसिड और एंथ्रासीन हुआ तो भी क्या होगा? फिल्ट्रेशन मेथड से। सर नैप्थलीन वाटर में डिसॉल्व होता है? क्या? नैप्थलीन जो है वो वाटर में नहीं। डिसॉल्व होता है? नहीं 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 तो नहीं। फिर कैसे होगा? अरे जब वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा तो हो नहीं जाएगा। जब डिजॉल्व ही नहीं होगा तो आप फिल्टर पेपर पे रखोगे तो डायरेक्टली वाटर नीचे नहीं आ जाएगा, वो फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएगा। अच्छा, तो सर ऐसे तो हम हाथ से भी निकाल सकते हैं उसे? क्या? नेप्थलीन को? हाँ। अब ये नैप्थलीन। चाय में से आप जो चाय पत्ती होता है हाथ से निकाल सकते हो, कितना नहीं नहीं, निकालो? वो तो बड़े बड़े होते हैं ना, जैसे नैप्थलीन की गोलियां होती है ना सर। तो अरे तो नेप्थलीन ये ऐसा थोड़ी ना, वो नेप्थलीन हमारे यूज के लिए उतना बड़ा बनाया गया है, वो तो छोटा अच्छा। भी बनाया जा सकता है। ठीक है सर। वो तो हमारे यूज के लिए उतना बड़ा बनाया गया है ना, ठीक है। यस सर। अब दूसरा आता है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन में याद रखो कोई ना कोई एक क्या होना चाहिए? सबलाइन वाला होना चाहिए। जैसे कि कैम्फर देख लो, कपूर हो गया, नेप्थलीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब के सब डायरेक्टली क्या हो जाता है बताओ जरा? सॉलिड से सबलाइन। गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो गैस जाते हैं। में। नाम याद कर लेना, कैम्फर, नेप्थलीन, एंथ्रासीन, बेंजोइक एसिड और आयोडीन। आयोडीन। सब के सब क्या होते हैं? डायरेक्टली गैस सर में convert। जो नेप्थलीन होती है वो वाली गैस है जिससे बेहोश हो जाता है? नहीं, ये वो वाली नहीं है। इसका बेहोश का तो मुझे नहीं पता, इसका मुझे सर ये वो वाली है जो घरों में हम रखते हैं, जो कीड़े घरों में मकोड़ों वगैरह वाले। में रखते हैं, कबर्ड वगैरह में। कहीं भी रखते हैं, ठीक है। अब देखो ये वाला टेक्निक तो आपने पढ़ा होगा ना, पढ़ा होगा, ठीक है। ये वाला टेक्निक आपने पढ़ा होगा। ऊपर हमने कॉटन वगैरह ऐसे फिक्स कर देते हैं और इसमें मान लो कि हमारे पास नेप्थलीन या फिर कुछ भी हो ना, तो क्या हो जाता है? यह ऊपर चला जाता है और इस कॉटन प्लस से चिपक जाता है चारों तरफ। और जब हम इसको हटाते हैं तो हमारे पास क्या बचता है? केवल और केवल इम्प्योरिटीज बचता है इसमें। क्लियर है क्या? ये सब चीजें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला मेथड है क्रिस्टलाइजेशन मेथड। क्या मैंने आपको क्रिस्टलाइजेशन मेथड बताया है? क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन मेथड? जरा बताना आप लोग, क्रिस्टलाइजेशन मेथड क्या होता है? सर हम उसमें प्योरीफाई करते हैं क्रिस्टल्स को। नहीं, आप बताओ, कोई भी बताओ क्या होता है? सर पानी को गर्म करके वाष्प से फिर पानी में वो करते कन्वर्ट। देखो हम क्या करते हैं, मान लो कि हमारे पास क्या है? चीनी है, और चीनी के साथ क्या है? कुछ इम्प्यूरिटी है, कुछ मान लो बालू मिट्टी वगैरह कुछ भी है। तो हमने क्या किया ना, एक सॉल्वेंट लिया। क्या लिया? एक ऐसा सॉल्वेंट लिया, एक ऐसा सॉल्वेंट लिया कि जिसमें हमारे पास इम्प्यूरिटीज क्या है? पूरी तरीके से क्या है? सॉल्युबल है। और चीनी क्या है? स्प्रेंगली सॉल्युबल है। स्प्रेंगली सॉल्युबल का मतलब आप लोग समझ रहे हो, पूरी तरह से नहीं सॉल्युबल है, थोड़ा बहुत सॉल्युबल है। तो सॉल्वेंट वह पानी भी हो सकता है, वह एथेनॉल भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। उस टाइप का सॉल्वेंट होगा जिसमें क्या है? इम्प्यूरिटी पूरी तरह से क्या हो जाए? सॉल्युबल हो जाए। अब मान लो कि हमने इसमें वह सॉल्वेंट डाल दिया और इसको क्या कर दिया? धीरे से गर्म कर दिया। जब गर्म करूंगा तो आप बताओ, पहली बात तो चीनी भी पूरी तरह से पिघल जाएगा इसमें, और यह इम्प्यूरिटी भी पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ। सर हो जाएगा। हो जाएगा। अब हमने क्या किया? इसको धीरे धीरे कूल किया। धीरे धीरे क्या किया? इसको कूल किया। जब कूल किया तो चीनी वाला जो था वो स्प्रेंगली सॉल्युबल था ना, पूरी तरह से नहीं था ना। और जो इम्प्यूरिटी था वो क्या हो जाएगा? वो तो पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा ना इसमें, सॉल्वेंट में। यस सर। तो हमारे पास केवल और केवल चीनी के ना क्रिस्टल बन जाएंगे, ऐसे क्रिस्टल बन जाएंगे ऐसे।
और बाकी इम्प्योरिटीज क्या होगा, हम साइड से उसको छन्नी से या फिर फिल्टर पेपर से साइड कर लेंगे। ये मेरी बातें समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बताओ बताओ, समझ रहे हो ना? सर एक बार और समझा दीजिए। मैं फिर से बताता हूँ, सिंपल सी बात, इसको देखो। जैसे कि देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सॉलिड इन सॉल्वेंट है, कोई हमने सॉल्वेंट ले लिया और उसमें हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड और साथ ही साथ क्या है बताओ, इम्प्यूरिटीज है। साथ ही साथ क्या है, इम्प्यूरिटीज है। अब ये बताओ, जब मैं हीट करूंगा तो क्या दोनों के दोनों मिक्स हो जाएंगे पूरी तरह से? यस सर। जाएंगे। अब उसके बाद मैं जब ठंडा करूंगा तो चीनी वाला क्या होगा, क्रिस्टल बन जाएगा। आपने देखा नहीं है चीनी का जो सिरा होता है क्या बोलते हैं, अगर हम गर्म करते हैं बाद में जब ठंडा होता है वो सॉलिड नहीं बन जाता है? यस सर। बन जाता है। तो उस हिसाब से ना हमारे पास अगर कूलिंग हम करेंगे ना तो जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या बन जाएगा, क्रिस्टल बन जाएगा। और जो इम्प्यूरिटीज है वो क्या है, वो तो इसी में सॉल्युबल है ना, सॉल्वेंट में। वो धीरे से क्या कर लेंगे, उसको साइड कर लेंगे। ये सर मेरी बात पानी कैसे, क्या? सर उसमें से पानी कैसे हल होगा? देखो फिर आप ये बताओ कि इसमें जब हम थोड़ा बहुत कूल करेंगे, हम ये नहीं बोले कि पूरा कूल करेंगे, थोड़ा बहुत कूल करेंगे, तो हमने तो यह बोला ना कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है पूरी तरह से सॉल्युबल नहीं है। यस सर। पूरी तरह से सॉल्युबल नहीं है तो हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका क्रिस्टल बन जाएगा और पानी को हम फिल्टर पेपर से क्या कर लेंगे, साइड में अलग। कर लेंगे। अब ये बताओ, फिर भी हमारे पास वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो तो गीला गीला सा रहेगा ना, क्योंकि वही से अलग किया है ना हमने। तो उसको यस हम क्या सर। करेंगे, हीटर पे या फिर ओवन में, ओवन आप लोग सुने हो ना, माइक्रोवेव, यस सर। उसी में रख देंगे ना तो उसका पानी भी क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। जो भी पानी बचा होगा वो भी क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। ये बातें सबको समझ आई कि नहीं है? अब बाकी जो बचा उसको हम एक पेपर पे सुखा लेंगे। देखो यहाँ पे पेपर पे ऐसे सुखाया ना, ये वाला सॉलिड है। यस सर। तो ऐसे ही होता है। आप लोग जब ग्रेजुएशन में जाओगे ना, प्रैक्टिकल करोगे तो अच्छे से क्या होगा, समझ आएगा। इसका एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे देखो, शुगर और सॉल्ट, शुगर और सॉल्ट, शुगर और सॉल्ट में जो हमारे पास सॉल्वेंट है वह क्या है बताओ जरा, एथेनॉल है। ETOH का क्या मतलब है, ETOH का मतलब है एथिल अल्कोहल। क्या होता है, एथिल अल्कोहल। और MTOH और MEOH का क्या मतलब है, मेथिल अल्कोहल। ठीक है। तो इस केस में ना जो हमारे पास शुगर और सॉल्ट है ना, तो अगर हमें शुगर को सॉल्ट से अलग करना है तो हम क्या करेंगे, आप लोग बताओ क्या करेंगे शुगर को सॉल्ट से अलग करना हो तो? सर उसको गर्म करके चीनी का बखर बना देंगे। चीनी का क्या बना देंगे? सर जो बखर बनता है ना। क्या बक्का बोलते हैं? सर बखर जो रसगुल्ले में भी होता है। अच्छा सर ये देखो, तो मैं छाछनी की बात कर रही है शायद चाशनी से। बात अच्छा। चाशनी। तो जैसे कि चीनी और सॉल्ट को ना एक एथिल अल्कोहल होता है सॉल्वेंट में, उसमें डाल देंगे। ठीक है, अगर मान लो इम्प्यूरिटीज है तो फिर इसको गर्म करेंगे तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे एथिल अल्कोहल में। और फिर जब ठंडा करेंगे तो सॉल्ट वाला हमारा एथिल अल्कोहल में ही रहेगा, लेकिन शुगर का क्या हो जाएगा, क्रिस्टल बन जाएगा। तो उसको अलग कर लेंगे। समझे क्या? यस सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। ऐसे ही बेंजोइक एसिड और नेप्थलीन को भी हम लोग कर सकते हैं। इसमें जो हमारा सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है, वाटर होता है। और इसमें किसका क्रिस्टल बनता है बताओ जरा, बेंजोइक एसिड का क्रिस्टल। किसका क्रिस्टल बनता है, बेंजोइक एसिड। मैं फिर से बोल रहा हूँ ना, यह जो हमारे पास एग्जाम्पल है ना वह इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल से ही पूछता है। अब अगला देखो, अब अगली की बात करते हैं डिस्टिलेशन की। किसकी बात कर लेते हैं, डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन उस केस में होता है ना जब हमारे पास इम्प्यूरिटीज भी क्या हो, इम्प्यूरिटीज भी लिक्विड ही हो। हमारे पास इम्प्यूरिटीज क्या हो, लिक्विड हो। दिया छावरा, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। आप भी थोड़ा टाइम से असाइनमेंट वगैरह सबमिट कर दिया करो, ठीक है? यस सर। सर वो मेरे ना प्रैक्टिकल चल रहे हैं आजकल स्कूल में। चलो साथ ही साथ सब होता है, ठीक है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, डिस्टिलेशन की बात करते हैं। डिस्टिलेशन के केस में क्या होता है, जो इम्प्यूरिटीज होती है वो भी क्या होती है, लिक्विड होती है। लिक्विड। आप बताओ कि हमारे पास इसके जस्ट पहला मेथड हमने पढ़ा क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन के केस में जो हमारे पास इम्प्यूरिटीज होता है वो क्या होता है, सॉलिड होता है। यस सर। और डिस्टिलेशन के केस में क्या होता है, लिक्विड। लिक्विड होता है। अब देखो डिस्टिलेशन कई तरीके का, एक होता है सिंपल डिस्टिलेशन, एक होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन,
एक होता है वैक्यूम डिस्टिलेशन और फिर क्या होता है स्टीम डिस्टिलेशन। एक होता है सिंपल डिस्टिलेशन, एक होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एक होता है वैक्यूम डिस्टिलेशन और एक क्या होता है स्टीम डिस्टिल। क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से हमें यह देखना है ना, सिंपल डिस्टिलेशन का हम लोग प्रोसेस तब अपनाते हैं ना जब हमारे पास दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में लगभग कितने डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस हो, 80 डिग्री सेल्सियस का। कितने डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस हो? 18 डिग्री सेल्सियस का। मान ले कि हमने दो कंपाउंड ले लिया, ए ले लिया और बी ले लिया। इसका जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है ना वह 280 है और इसका हमारे पास 170 है। आप बताओ डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है? यस सर। सो इस केस में हम क्या करते हैं ना, एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेते हैं और यहाँ से एक नली लगा देते हैं ऐसे, और ये ठंडा वाला नली है और नीचे जाके कलेक्ट कर लेता है। अभी मैं फोटो दिखाऊंगा। अब इसमें मान लो कि हमने ए और बी क्या है, दोनों मिक्स है, हमें अलग अलग करना है। तो हम क्या करेंगे ना, इसको हम 200 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे। आप बताओ 200 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो वेपर किसका बनेगा, ए वाले का कि बी वाले का? बी वाले का। बी वाले का। तो बी वाला ऊपर जाएगा और इस वाले पाइप से फंस के ठंडा करेंगे तो नीचे नहीं आ जाएगा? यस यस सर। यस सर। आप बताओ क्या दिक्कत हुई क्या इसमें? हो नहीं जाएगा? बोलो सर एक बार दोबारा Yes, से sir. बता दो, ये बीच में आपने क्या बताया था? बीच में मैंने यही बताया था ना कि हम सिंपल डिस्टिलेशन में उस टाइप के कंपाउंड को लेते हैं जो हमारे पास इम्प्यूरिटीज है ना उनमें लगभग क्या हो, 80 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस हो। तो हम पता है क्या कि हम पहले वाले के बॉइलिंग पॉइंट को रीच कर लेते हैं। जैसे कि मान लो 170 डिग्री सेल्सियस है, दूसरे वाले का 280 है, तो हम इसको 170 पे लाके छोड़ देंगे। और 170 पे लाके छोड़ देंगे ना, तो आप बताओ बी वाला वेपर बनने लगेगा क्या? यस सर। बोलो। जब बी वाला वेपर बनने लगेगा तो सबसे पहले वही ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो ऊपर मैंने एक और ऐसे फ्लास्क लगा दिया, जाहिर सी बात है जाएगा, किसी में से बाहर नहीं आ जाएगा ऐसे। यस सर। बोलो। आ जाएगा तो हम इसको कलेक्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो सिंपल सी बात देख लो कि डिस्टिलेशन में इसका एग्जांपल याद कर लेना, ठीक है। एग्जांपल बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब देख लो, एक है क्लोरोफॉर्म जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 334 केल्विन, और एक हमारे पास है एनिलीन जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, लगभग 457 है। यह किससे अलग अलग हो सकते हैं? अगर मानो दोनों मिक्स है तो किससे अलग अलग हो सकते हैं? डिस्टिलेशन प्रोसेस है। क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। यस क्लियर है? क्लियर है। सर कोई दिक्कत नॉन नहीं है। वोलेटाइल उसे कहते हैं ना जिसमें वेपर्स ना बनते हो। हाँ, जिसके वेपर्स ना बनते, ठीक है। तो सर अगर तो जिसके देखो इसकी- वेपर्स नहीं बनेंगे तो वो मतलब बॉईल होगा तो वो वेपर में नहीं बन पाएगा, तो फिर क्या होगा उसका? ये बताओ, जिसका वेपर नहीं बनेगा इसका मतलब वो सॉलिड होगा ना, तभी तो वेपर नहीं बन रहा है ना। हाँ। तो सॉलिड होगा तो डिस्टिलेशन में थोड़ी आएगा, वो तो क्रिस्टलाइजेशन वगैरह में आ जाएगा, फिल्ट्रेशन में आ जाएगा। अब सॉलिड ज्यादा बड़ा हो तो आप फिल्ट्रेशन मेथड से कर सकते हैं। जैसे मानो कि सॉलिड के पार्टिकल ज्यादा बड़े हो तो आप सिंपल सा फिल्टर कर सकते हैं, फिल्टर पेपर से। और वही ठीक है छोटे छोटे पार्टिकल हो तो और भी मेथड, क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है क्या? ठीक है। अब देखो इसका एग्जाम्पल ही बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मिक्सर ऑफ क्लोरोफॉर्म और एनिलीन, यह किसका एग्जाम्पल है? डिस्टिलेशन इजीली हो सकता है। दूसरा देखो, मिक्सर ऑफ ईथर एंड टॉलुइन, हेक्सेन और टॉलुइन। एग्जाम्पल अक्सर पूछता है कि बताओ हेक्सेन और टॉलुइन है तो किस मेथड से दोनों को सेपरेट किया जा सकता है? ये सब का सब आपका एनसीईआरटी का लाइन है। तो एनसीईआरटी का लाइन है तो पूछने का ज्यादा चांस बनता है, ठीक है। वैसे बोल देगा हेक्सेन और टॉलुइन है तो बताओ किस मेथड से दोनों अलग अलग हो सकते हैं? क्लियर है क्या आप सबको? जी सर। यस किसी को सर। कुछ डाउट हो तो बताओ एक बार। कोई क्या डाउट सर? नहीं? किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ एक बार। कोई डाउट नहीं ना? नो सर। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, यही है, देख रहा है क्या? राउंड बॉटम फ्लास्क है, नीचे से हमने गर्म कर दिया, जो सबसे पहले वेपर बनेगा इधर से आएगा, और इधर से आके क्या कर दिया हमने, इसको कंडेंस कर दिया, ठंडा कर दिया, तो क्या हो जाएगा इसमें? लिक्विड कलेक्ट हो जाएगा। आप बताओ इसमें कौन कलेक्ट होगा? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वही कलेक्ट होगा। सॉरी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम, अरे ज्यादा वाला कम का, वाला। कम कम वाला ही तो पहले ऊपर जाएगा ना। ये और देखो हमने इसमें थर्मामीटर भी सेट किया हुआ, थर्मामीटर भी सेट किया हुआ, जैसे ही 180 पे आएगा वैसे ही छोड़ देंगे, बंद कर देंगे, ठीक है, डन।
सर ये सेम डायग्राम 8th-9th क्लास में भी था। क्या सर ऐसा 11th में भी सेम डायग्राम same 8th diagram। 9th में भी देखा था। किसमें किसमें 8th 9th क्लास में मैंने देखा था सर। ऐसे मिलते और हैं फिर उस टाइम 11th आपको 11th है सर, 11th क्लास में। देखो, अगर पूरा फुल टाइम होता तो आपको और अच्छे से समझाता ये कैसे कैसे क्लैम किया गया, कैसे कैसे क्या किया गया। सर क्योंकि 11th में था हमारे। हाँ, स्कूल में पूरा नहीं बताया जाता सेटअप वगैरह इसका, अगर जो प्रैक्टिकल करता है उसको आइडिया होगा कैसे हाँ set। सर, स्कूल प्रैक्टिकल तो कुछ नहीं कराते स्कूल में ये सब। अभी तो आप लोग स्कूल में फिर भी ये सब किए हुए हो, हम तो देखे भी नहीं थे अपने स्कूल में। अच्छा हुआ कि बीएससी अच्छी जगह से किया था, फिर एमएससी उससे अच्छी जगह से किया था, तो मैं सब चीज कर लिया। ठीक है, अगला देखते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम उस केस में करते हैं ना जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस क्या हो, बहुत ही ज्यादा हो। कम हो, बहुत ही कम हो। जब बहुत ही अच्छा। कम होगा, मान लो किसी का हमारे पास 110 डिग्री सेल्सियस है, किसी का 125 डिग्री सेल्सियस है, तो आप बताओ सिंपल डिस्टिलेशन में 80 का डिफरेंस था और फ्रैक्शनल डिफरेंस डिस्टिलेशन में काफी कम है कि नहीं है? यस हाँ सर। सर। हाँ, काफी कम है। तो इसका ना हम अलग तरीके से करते हैं, ठीक है, इसका हम क्या करते हैं, अलग तरीके से करते हैं। तो ध्यान से देखो अलग तरीके से क्या करते हैं। सबसे पहली बात है ना, मैं फोटो लगा लेता हूँ। यह पता है क्या, यह हमारे पास राउंड बॉटम फ्लास्क है और इसमें ना हमने दो लिक्विड रखा है, ए और बी। मान लो ए वाले का 110 है और बी वाले का क्या है 125 है। तो हमने ना टेम्परेचर कर दिया 115 के आसपास। टेम्परेचर कितना कर दिया 115 के आसपास। और बीच बीच में ना मैंने ऐसे छोटे छोटे कुछ ऐसे चीजें डाल दी है कि इसके ऊपर जाने पे क्या हो, रुकावट हो, इसके ऊपर जाने पे क्या हो, रुकावट हो। अब देखो मान लो कि जब मैं 115 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करूंगा तो आप बताओ ए वाला भी थोड़ा ऊपर जाएगा और बी वाला भी जाएगा कि नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत। यस सर। यस सर, जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो फिर से मैं क्या कर दिया हूँ, थोड़ा सा ठंडा कर दिया। जब थोड़ा सा ठंडा किया तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो बहुत ही जल्दी से नीचे आएगा। अरे जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो बहुत ही जल्दी से नीचे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। आएगा। तो मान लो कि ए वाला यहाँ पे हुआ और बी वाला यहाँ पे हुआ, फिर से थोड़ा सा गर्म करेंगे, फिर से दोनों थोड़ा ऊपर जाएंगे, फिर से थोड़ा ठंडा करेंगे, फिर से बी वाला और नीचे आएगा और ए वाला थोड़ा सा और ऊपर जाएगा। तो ऐसे ही ना जो ए वाला है ना कई पार्ट में ऊपर जाता है, इकट्ठा नहीं जा पाता है। समझे क्या? ये वाला क्या होता है, कई पार्ट में ऊपर जाता है, इकट्ठा तुरंत नहीं जा पाता, जैसे कि हमने सिंपल डिस्टिलेशन में किया था। आप बताओ कि यह बीच बीच में हमने ऐसे रुकावट वाली चीजें क्यों लगाई है? ताकि ये आराम से बाद में आ सर सके। स्लोली स्लोली जाए। आराम से आ सके। अगर ये नहीं लगाएंगे ना तो इकट्ठा दोनों ही आ जाएंगे उसमें, ठीक है, दोनों कंपाउंड आ जाएंगे उसमें। इसलिए इसको फ्रैक्शनल टाइप में करते हैं, यानी थोड़ा थोड़ा करके करते हैं, ठीक है। देखो, the difference in the boiling point of two liquid is not much. Simple distillation cannot be separate them. The vapor of such liquid are formed within the same temperature range and condense simultaneously. मतलब कि अगर टेम्परेचर रेंज अगर हम 110 के आसपास करते हैं तो दोनों लगभग एक बराबर वेपर बनाते हैं, और साथ ही साथ अगर ठंडा करते हैं ना तो साथ ही साथ ठंडा भी होते हैं। देखो, the technique of fractional distillation is used in such case. It is technique vapor of liquid mixture are passed through a fractionating column. जो हमारे पास यह है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बोलते हैं। क्लियर है क्या? यस सर। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बोलते हैं। देखो, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज फिटेड ओवर माउथ विथ राउंड बॉटम फ्लास्क, ये तो हमने देखा है। अब देखो, द वेपर ऑफ लिक्विड विथ हायर बॉइलिंग पॉइंट कंडेंस बिफोर वेपर ऑफ लिक्विड विथ लोअर बॉइलिंग पॉइंट। तो जिसका हायर बॉइलिंग पॉइंट है ना वो जल्दी ठंडा होकर नीचे आ जाता है, नीचे, ये नहीं कि ऊपर वाले से नीचे, ठीक है। देखो, द वेपर राइजिंग अप इन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बिकम रिचर एट मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। जो मोर वोलेटाइल होगा यानी कि जो सबसे जल्दी वेपर बना लेता होगा वो बहुत ही जल्दी ऊपर पहुंच जाएगा। ये तो मैंने बताया है ना। यस सर। बस यही है, यही कुछ ज्यादा है, ठीक है। देखो, फ्रैक्शनेटिंग ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम प्रोवाइड्स मेनी सरफेस फॉर हीट एक्सचेंज बिटवीन द असेंडिंग वेपर एंड द डिसेंडिंग कंडेंस। मतलब कि इन दोनों के बीच क्या करता है, डिफरेंस प्रोवाइड कर देता है कि ऊपर चढ़ने में और नीचे आने में। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या करता है बताओ, डिफरेंस कर देता है, दोनों में क्या कर देता है,
डिफरेंस कर देता है। डिफरेंस की वजह से क्या होता है, एक ज्यादा ऊपर चढ़ जाता है और एक नीचे आ जाता है। क्लियर है क्या? यस सर। किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ इसमें। सर एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मैंने वो भी पढ़ा था, क्रूड ऑयल वाला। वो क्रूड वगैरह, जैसे कि मान लो हमारे पास ये क्या है, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, यस सर। यह ए है और यह बी है, एक साथ है। ए वाले का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, और बी वाले का क्या है, ज्यादा है। आप बताओ सबसे ऊपर कौन जाएगा जल्दी में? सर इसका कम है। सर ए। ए। तो मान लो ए वाला यहाँ पे गया तो बी वाला यहाँ पे आएगा। यस सर। यस सर। अब मान लो कि जब हमने ठंडा किया तो ए वाला यहाँ पे आया, बी वाला यहाँ पे आया। बी वाला जल्दी ठंडा क्यों होगा, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ज्यादा है। फिर से गर्म करूंगा तो ए वाला यहाँ पे आएगा, बी वाला यहाँ पे आएगा। हाँ सर। यस सर। फिर से ठंडा करूंगा तो ए वाला यहाँ पे आएगा, बी वाला यहाँ पे आ जाएगा। फिर से गर्म करूंगा तो ए वाला ऐसे बाहर निकल जाएगा, बी वाला यहीं पे पहुंचा रहेगा। समझे क्या? यस सर। यस सर लेकिन उसमें मैंने पढ़ा था ना, तो ये जो कॉलम है, ये कॉलम के ना मतलब साइड साइड में वो कुछ ना वो था एग्जिट, और ना नीचे क्रूड ऑयल था। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता था ना, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग हमें ना वो सब्सटेंसेस मिलते थे। हाँ, क्रूड वगैरह है। देखो क्रूड ऑयल क्या होता है कि ये भी रिलायंस का पेट्रोल पंप वगैरह हो गए, ये सब ना फिल्ट्रेशन करते हैं, जमीन से तेल वगैरह निकालते हैं और उसका क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं। बहुत सारे मेथड होते हैं उसमें। पता है क्या, जब जमीन से तेल वगैरह निकाला जाता है ना, तो उसमें कई चीज का मिक्सर होता है। तो उसको फ्रैक्शनल, कई चीज का ना बॉइलिंग पॉइंट इतना कम कम होता है ना, तो उसको सिंपल डिस्टिलेशन से नहीं कर सकते, उसको किससे करते हैं, फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल। डिस्टिलेशन। तो सिंपल सी बात है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हो जाता है। ठीक है, ये पढ़ लोगे ना आप लोग? यस सर। हाँ, बाकी ये सब कर लेना, कुछ ज्यादा नहीं है। अब देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में ना सबसे, देखो क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम जो होता है वो किससे सेपरेट होता है बताओ? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब देखो, अब एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली बात, क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री किससे डिस्टिलेट होता है, किससे अलग अलग होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उसके बाद हमारे पास आएगा एसीटोन और मेथिल अल्कोहल। एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 329 है, और मेथिल अल्कोहल का कितना है, 338। 338। तो दोनों किससे किससे अलग होंगे, फ्रैक्शनल डिस्ट। आप बताओ बॉइलिंग पॉइंट 10 से भी कम है ना? तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग अलग हुए। अब एक आता है डिस्टिलेशन अंडर रेड्यूस प्रेशर। डिस्टिलेशन अंडर रेड्यूस प्रेशर, क्लियर है क्या? अब देखो इस केस में क्या होता है, जैसे कि मान लो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास दो चीजें हैं, ध्यान से देखना। एक हमारे पास है कोई भी ऑयल है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 400 डिग्री सेल्सियस है, और उसमें इम्प्यूरिटीज भी है, उसका भी लगभग क्या है, 400 के आसपास, या फिर जो भी मान लो। तो जब जैसे ही हम इसको 400 करते हैं ना, आपकी वॉइस नहीं आ रही सर। सर वीडियो पॉज हो गई। आवाज आ रही है मेरी? यस सर अब आ रही है। यस सर। वो थोड़ा नेटवर्क वो कट गया। देखो ये मैंने क्या बता रहा था मैं, डिस्टिलेशन अंडर रेड्यूस प्रेशर, ये मैं सुने हो आवाज मेरी? यस सर। आवाज आई नहीं। तो डिस्टिलेशन अंडर रेड्यूस प्रेशर, तो पता है क्या, मान लो कि कोई एक ऑयल है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 400 डिग्री सेल्सियस है, और कोई हमारे पास इम्प्यूरिटी है, उसका बॉइलिंग पॉइंट मान लो कितना है, 450 है। क्लियर है क्या, मेरी बातें समझ रहे हो? यस सर। यस सर। तो इस केस में हम क्या करते हैं ना, इस केस में जैसे ही हम 400 डिग्री सेल्सियस लाए ना, ताकि इसको हम अलग कर दें, तो ऑयल क्या हो जाता है, टूट जाता है। ऑयल क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन। ब्रेक हो जाता है। आप बताओ जिसको हमें निकालना है, अगर वही ब्रेक हो जाए तो क्या हमें कोई फायदा है? नहीं सर। अगर मान लो कि हम कुछ भी निकाल रहे हैं, हम कुछ भी निकाल रहे हैं जमीन से, और वह टूट जाए, वह निकले ही ना, तो क्या कोई बेनिफिट है उसका? नहीं है। तो नहीं पता है क्या, पता चला ना कि जैसे ही हम 400 डिग्री सेल्सियस कर रहे हैं, तो ये क्या हो जा रहा है, टूट जा रहा है। तो इसके लिए दूसरा मेथड अपनाया गया। कौन सा मेथड? अंडर रेड्यूस प्रेशर। अंडर रेड्यूस प्रेशर। अब मैं बताता हूँ क्या होता है अंडर रेड्यूस प्रेशर। मान लो कि हमारे पास क्या है, पानी है। क्या है? पानी है।
पानी के, ये इतना पानी है, आप बताओ पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस ना। यस अब सर। 100 डिग्री सेल्सियस ना जब 1 एटीएम प्रेशर होता है तब होता है, ठीक है क्या? हाँ तो मैं सर, बता रहा हूं ना, ऊपर से एटमॉस्फेयर भी क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर प्रेशर लगाता है। है। तो ऊपर से एटमॉस्फेयर, जब नीचे से हम आग लगाते हैं ना, तो जैसे ही 50 डिग्री सेल्सियस किया तैसे ही ये वेपर बनना स्टार्ट होता है, और ऊपर का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि यह उसको क्रॉस नहीं कर पाता है। 70 डिग्री सेल्सियस करते हैं तो भी नहीं क्रॉस कर पाता है, लेकिन जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस करते हैं ना, तो ऊपर वाला प्रेशर क्या होने लगता है, वीक होने लगता है, और ये क्या कर जाता है, क्रॉस करके वेपर बना लेता है। ये बातें मेरी क्लियर है क्या? यस सर। तो जब भी 100 डिग्री सेल्सियस बोला ना, साथ में बोल देना जब 1 एटीएम प्रेशर होगा तब। आप बताओ अगर मैं 2 एटीएम प्रेशर लगा दूं, 2 एटीएम, तो आप बताओ ये और भी तेजी से दबाए होगा पानी को? यस सर। तो हमें नीचे से और भी ज्यादा क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, क्या पता 110 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो। बोलो। यस सर। लेकिन अगर मैं प्रेशर कम कर दूं, मान लो 0.5 एटीएम कर दूं, तब ऊपर से प्रेशर कम लगा रहा है ना। जब ऊपर से प्रेशर कम लगा रहा है तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता था, क्या पता 90 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाए। यस हाँ सर। क्लियर है क्या? तो ऐसे आप लोग सुने होगा ना, पहाड़ों पे ऊपर जाते हैं हम लोग ना, तो प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे खाना जल्दी बन जाता है। आपने Yes, क्या देखा होगा, सुना होगा। सर मैंने ये सुना है कि जहाँ बर्फ गिरती है पहाड़ों पे वहां पे ज्यादा होता है, ऐसा सुना था मैंने। क्या? बॉइलिंग पॉइंट। वहां पे ज्यादा होता है। नजर कम होता है ना। देखो इतना मान के सर, चलो, समझ नहीं जितना आया। ऊंचाई पे जाते जाओगे ना, प्रेशर क्या होता जाएगा, कम कम होता, होता कम होता प्रेशर कम जाएगा। होता जाएगा। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आप बताओ कि जब प्रेशर कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी तो कम हो जाएगी ना। यस Yes. सर। ये सर। तो सिंपल सी बात है, आप बताओ यह 400 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता था, तो मान लो कि अगर मैं इसका प्रेशर कम कर दूं, और मैं जैसे ही 400 डिग्री सेल्सियस किया, ऑयल क्या हो गया, टूट गया। यस सर। अगर मान लो कि मैं इसका प्रेशर कम कर दूं, प्रेशर कम कर दूं, इतना ज्यादा कम कर दूं कि यह 300 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होने लगे, तो आप बताओ 400 डिग्री सेल्सियस पे टूटता था ना, 300 पे थोड़ी टूटेगा। यस सर। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस रेड्यूस, प्रेशर। रेड्यूस डिस्टिलेशन अंडर रेड्यूस प्रेशर। ये मेरी बातें सबको क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो जो ग्लिसरॉल होता है ना, ग्लिसरॉल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम स्पेंट लाई इन सोप इंडस्ट्री। तो ग्लिसरॉल जो होता है ना, सोप इंडस्ट्री से अलग किया जाता है, किस मेथड से, डिस्टिलेशन अंडर रेड्यूस प्रेशर से। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? सर स्पेंट लाई क्या है? क्या? स्पेंट लाई ये लिखा हुआ है, ये सेपरेटेड सॉप फ्रॉम स्पेंट इंडस्ट्री लाई। में यूज होता है, सॉप इंडस्ट्री में यूज होता है, ठीक है। अच्छा। जैसे साबुन वगैरह की इंडस्ट्री है ना, साबुन सर्फ वगैरह फिर डिटर्जेंट वगैरह की, उसी में यूज होता है। और तो वहां ये पे कोई ग्लिसरॉल का ओट है? हाँ हाँ, ठीक। क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है। ये बताओ डिस्टिलेशन अंडर रेड्यूस प्रोसेस आपको समझ आया? यस सर। यस सर। तो देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे पूरा काम हो रहा है, यहाँ पे देखो पूरा काम हो रहा है, और यहाँ पे एक ऐसा मशीन लगाया गया ना, वैक्यूम पंप, कि यहाँ का जो प्रेशर है ना, हवा पूरी अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींच ले रहा है। जब खींच लेगा तो आप बताओ प्रेशर कम हो जाएगा। यस सर। प्रेशर कम हो जाएगा तो जो ये Yes, 400 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होने वाला था, कितने पे हो जाएगा, 300 पे हो जाएगा, 350 पे हो जाएगा। डिपेंड करता है कि कितना प्रेशर खींचा है। समझे क्या आप लोग? यस सर। यस सर। आई होप किसी को, हाँ जी। अब देखो, अब इसका ना, देखो सबसे बड़ी बात मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट एग्जांपल में देख लो, रिकवरी ऑफ ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंट लाइट, कंसंट्रेशन ऑफ शुगर जूस, कंसंट्रेशन ऑफ शुगर जूस, यह भी किसका एग्जांपल है, डिस्टिलेशन अंडर रेड्यूस प्रेशर। या फिर इसी का एक और नाम है वैक्यूम डिस्टिलेशन। क्या नाम है? वैक्यूम डिस्टिलेशन। वैक्यूम डिस्टिलेशन। तो आप लोग ना ये नाम वगैरह काफी अच्छे से याद कर लेना, क्या नाम है इसका, वैक्यूम डिस्टिलेशन। किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ एक बार, यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ। सबको समझ आ गया क्या? अरे सबको समझ आ गया क्या, बताओ। यस सर। यस सर। आगे बढ़ो, आगे बढ़ता है, ठीक है, आगे बढ़ता है। अब देखो अगला, देखो अगला हमारा है स्टीम डिस्टिलेशन। क्या है हमारे पास? स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन। अब देखो स्टीम डिस्टिलेशन क्या होता है, जहां भी डिस्टिलेशन वर्ड आ जाए ना, वहां पे आपका
ऑर्गेनिक कंपाउंड भी लिक्विड है और हमारे पास इम्प्यूरिटीज भी क्या है, वो भी लिक्विड है। देखो क्या लिखा हुआ है, दिस टेक्निक इज अप्लाइड टू सेपरेट सबस्टेंस विच आर स्टीम वोलेटाइल एंड आर इमिसिबल विथ वाटर। पहली बात कि वो वाटर के साथ मिक्स भी नहीं होना चाहिए, और जो इम्प्यूरिटीज क्या हो, इम्प्यूरिटीज स्टीम के साथ वोलेटाइल हो, यानी कि ऊपर उड़ जाए। क्लियर है क्या? यस सर। इसमें ना आप लोग सिंपल सी बात डायरेक्टली आप वही याद कर लो, यही एग्जाम्पल से याद कर लो, हमेशा एग्जाम्पल से पूछता है, ठीक है क्या? एग्जाम्पल से याद कर लो, एनिलीन प्लस वाटर, टर्पेटीन ऑयल प्लस वाटर, नाइट्रोबेंजीन प्लस वाटर, ब्रोमोबेंजीन प्लस वाटर, नेफ्थलीन प्लस वाटर, नाइट्रोफिनॉल प्लस वाटर। एक चीज तो याद रखना, इसमें एक चीज कॉमन है। क्या चीज कॉमन है? वाटर। वाटर कॉमन है। और जो हमारे पास यह कंपाउंड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वाटर में इमिसिबल होना चाहिए कि मिसिबल होना चाहिए? इमिसिबल सर इमिसिबल होना चाहिए, मतलब सॉल्युबल नहीं होना चाहिए। क्लियर है मेरी बातें? ये यस क्लियर? सर। यस सर। ये क्लियर है। देखो ये सब दिया हुआ है, देख लेना। ये आगे आता है, एक आता है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। क्या आता है? डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। इसमें पता है क्या होता है? सिंपल सी बात मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लो हमारे पास ना एक ऐसे फ्लास्क होता है, यहाँ पे एक ऐसे क्या होता है, फ्लास्क होता है, ठीक है? अब यहाँ पे पता है क्या होता है? सिंपल सी बात, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। जैसे कि मान लो कि अगर हमारे पास जो इम्प्यूरिटी है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इम्प्यूरिटी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक चीज मैं बता दे रहा हूँ ना, लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, और जो नॉन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो किसमें होते हैं? इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो ऑर्गेनिक होता है वो ऑर्गेनिक में सॉल्युबल होता है, जो इनऑर्गेनिक होता है वो क्या होता है? इनऑर्गेनिक वाले में सॉल्युबल होता है। तो मान लो कि हमारे पास कोई ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज है ना, इम्प्यूरिटीज, और इसमें कुछ ना कुछ मिला हुआ है, तो हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं? इसमें डालते हैं, बोलो, डाल देंगे। अब इसमें हम क्या डालेंगे? एथेनॉल डाल देंगे या फिर एसीटोन डाल देंगे। एथेनॉल या फिर एसीटोन, आप बताओ, एथेनॉल या फिर एसीटोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो पता है क्या, इम्प्यूरिटी किसमें मिल जाता है? और मिल जाता है, जो भारी होगा वो नीचे आ जाएगा, यानी जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा नीचे आ जाएगा, जिसका डेंसिटी कम होगा वो क्या होगा? ऊपर आ जाएगा, और एक लेयर बना लेगा। तो जो नीचे आएगा ना, हम धीरे से यहाँ से ओपन करके और उसको क्या करते हैं? बाहर इल्यूट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। समझे क्या आप लोग? देखो, सॉल्वेंट लेयर है और ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एक्वस लेयर है। तो पहली बात मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि इसमें क्या होता है, जिसका डेंसिटी ज्यादा होता है वो नीचे होता है, जिसका डेंसिटी कम होता है वो क्या होता है? ऊपर होता है। क्लियर है क्या? मेरी बातें क्लियर है? यस सर। क्लियर है तो आसानी से निकल जाएगा कि निकल जाएगा? निकल जाएगा सर। निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सी बात है ना, लेसाइन टेस्ट। लेसाइन टेस्ट मैंने आपको बताया ना, बताया। देखो, नाइट्रोजन को टेस्ट करना तो क्या बनेगा? सबसे पहले NaCN बनेगा, और NaCN को हम लोग क्या करते हैं? FeSO4 में डालते हैं तो क्या बनता है? Fe2+ बनता है, और Fe2+ और क्या बनता है? Cn- मिलके क्या बना लेता है? Fe2CN6 बना लेता है, और फिर से वहां पे Fe3+ आता है और क्या बना लेता है? Fe4 FeCN6 बना लेता है। ऐसे आपने पढ़ा है ना? यस बोलो बोलो, सर। सब कलर वगैरह याद कर लेना, कलर वगैरह। सल्फर के टेस्ट के लिए वॉयलेट कलर आता है, सल्फर और नाइट्रोजन के टेस्ट के लिए क्या आता है? ब्लड रेड आता है, रेड। ठीक है? ये सब का सब आप लोग पढ़ लेना, कुछ बड़ी बात नहीं है। सर वो अब बात कर लेते हैं ना, AGX था क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात कर लेते हैं। यह भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इसमें एक ही मेथड ज्यादा पूछा है, जेंडल मेथड। जेंडल मेथड बहुत ही ज्यादा बार पूछा हुआ। हाँ जी बताओ, किसी को कुछ भी डाउट हो तो। नंदिनी बताओ। पूछी थी, जो AGX था उसका कोई कलर नहीं होता? AgX का मतलब, अगर मान लो AgCl होगा तो व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा, AgBr होगा तो येलो प्रेसिपिटेट होगा। ये मैंने शायद लास्ट क्लास में बताया था ना आप लोग को, दीपांशी? यस सर। हाँ, तो आप लोग ना पिछला क्लास का जब वो ओपन, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। AgCl होगा तो क्या बनेगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। AgBr होगा तो येलो प्रेसिपिटेट बनेगा। ये सब मैंने आपको शायद पिछली क्लास में बताया था, आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? और
प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही ज्यादा क्या आ जाएगा, पूरी तरह से समझ आ जाएगा। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम लोग ना क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ रहे हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का क्या मतलब होता है जरा बताना। अगर सर क्वांटिटी वाइज मान लो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको मैंने जला दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड मिला, पूछ देगा कि बताओ भाई कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट मिला, कितने परसेंट मिला, निकालोगे? बोलो कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट मिला, या फिर उसमें कार्बन कितना परसेंट है ऐसे पूछेगा, या फिर उसमें क्या पूछेगा, कार्बन कितना परसेंट है। अगर मान लो पूछ दिया कार्बन कितना परसेंट है तो कौन सा फॉर्मूला आएगा, 12/44 m/w/100। अगर मान लो हाइड्रोजन पूछ दिया कितना परसेंट है तो 2/18 m/w/100। ऑक्सीजन पूछ दिया कितना परसेंट है तो क्या बोलोगे, 32/44 m/w/100। जो हमारे पास हैलोजन होता है ना, वह कैरियस मेथड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, पता लगाते हैं। तो हैलोजन वगैरह जो अक्सर होता है ना, वह AgX के फॉर्म में आता है। तो उस अभी चलो नीचे बताता हूँ, चलो आप लोग को नीचे ही बताता हूँ। ये याद रख लेना, नाइट्रोजन का एक्सट्रैक्शन हम लोग किस मेथड से करते हैं, जेंडॉल मेथड से। किस मेथड से, जेंडॉल मेथड से। जेंडॉल। अगर मान लो हमारे पास NO2 है, बोल देगा कितना परसेंट नाइट्रोजन है, NO है बोल देगा कितना परसेंट नाइट्रोजन है, कुछ ऐसे है बोल देगा कितना परसेंट नाइट्रोजन है, हमारे पास पिरिडीन वगैरह है बोल देगा कितना परसेंट नाइट्रोजन है। यही मेथड है, ठीक है क्या? यस सर। क्लियर है? क्लियर है। अब जरा एक बार ये पढ़ना, जरा देखो आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं? एक बार पढ़ के बताओ मुझे समझ आ रहा है कि नहीं? पढ़ के बताओ समझ आ रहा है कि नहीं? देखो मान लो हमसे यह पूछ दिया, मान लो हमसे यह पूछ दिया हमारे पास क्या है, CH4 है। CH4 को हमने जलाया तो क्या बना जरा बताना, CO2 बनेगा और क्या बनेगा, H2O बनेगा। अब यह बोल रहा है कि बताओ इसमें हाइड्रोजन कितना परसेंट है, इस कंपाउंड में हाइड्रोजन कितना परसेंट है। क्लियर है क्या? क्या बोलेगा हमसे, इस कंपाउंड में हाइड्रोजन कितना परसेंट है। या फिर आपसे यह बोल सकता है कि अगर हमारे पास हमने क्या लिया, हमने 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 16 ग्राम मेथेन ले लिया। कितना ग्राम मेथेन ले लिया, 16 ग्राम। तो बताओ कि हमारे पास H2O बना, तो बताओ हाइड्रोजन कितना परसेंट है, ऐसे पूछ सकता है। समझे क्या मेरी बातों को आप लोग, बोलो क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है। अब सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले ये देखो कि अगर मान लो कि यह जो CH4 है, इसका जो हाइड्रोजन है क्या कंप्लीटली वाटर में कन्वर्ट हुआ है क्या, इसका हाइड्रोजन कहाँ पे गया है, वाटर बनाने में ही तो यूज हुआ है ना, यस सर। वाटर बनाने में यूज हुआ है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं क्या कि अगर 18 ग्राम वाटर होगा तो उसमें कितना ग्राम हाइड्रोजन होगा, 2 ग्राम। बोलो, अरे बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? अगर 18 ग्राम वाटर होगा तो कितना ग्राम हाइड्रोजन होगा, 2 ग्राम। 2 अरे ग्राम। बोल दे कि हमारे पास जो वाटर है ना वो 5 ग्राम बना है, तो 1 ग्राम बनता तो कितना बनता, 2/18 आता क्या, बोलो। यस सर। यस यस सर। 2/18 आता। अगर ये बोले 5 ग्राम है, इसका मतलब क्या है, 2/18 इंटू 5। 5 क्लियर है क्या? अगर हमसे वही Yes, sir. परसेंटेज में पूछ ले तो हम क्या कर देंगे, 100 से। into 100। क्या किसी को कुछ भी डाउट्स है, नो सर। बोलो, किसी को No, कुछ भी sir. डाउट्स है, कोई No, डाउट sir. नहीं। अगर बोल दे कि हमारे पास 16 ग्राम मेथेन में कितना परसेंट हाइड्रोजन बना, तो यह तो इसका फॉर्मूला है। और अगर 16 ग्राम मेथेन पूछिए तो हमारे पास क्या निकला बताओ जरा, अभी तक हमारे पास क्या हाइड्रोजन निकला, क्या कितना ग्राम हाइड्रोजन है, बोलो, हाइड्रोजन निकल गया। अगर बोल दे कि 16 ग्राम मेथेन में कितना है, तो आप बताओ हाइड्रोजन जितना निकला वो तो होगा ये डिवाइडेड बाई 16 ग्राम, कुछ ऐसा ही होगा ना। यस। नहीं क्लियर हुआ,
देखो मैं बताता हूँ, क्वेश्चंस वगैरह दिया है क्या? देखो इसमें यह लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा साइड में लेके चलता हूँ, ठीक है? इसको मैं कहाँ लेके चलता हूँ, थोड़ा सा साइड में। ये बताओ क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्या? कितने लोग कर लोगे? कितने लोग कर लोगे? ट्राई करोगे आप लोग? आप लोग एक बार जरा ट्राई करना, मैं 1 मिनट का टाइम लेता हूँ, जरा ट्राई करो। ट्राई करो, बताओ कितना परसेंट कार्बन है, कितना परसेंट हाइड्रोजन है, ट्राई करो आप। ट्राई करना आप लोग जरा एक बार, कितना ग्राम कर सकते। देखो पहली बात बताओ क्वेश्चन लिखा हुआ क्या है, एक बार दीपांशी आप जरा पढ़ना क्या लिखा हुआ क्वेश्चन। दीपांशी मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। जरा पढ़ो क्या लिखा हुआ है। मन में नहीं पढ़ने के लिए बोला हूँ मैं। अच्छा सर, एक सेकेंड। हाँ 0.3960 gram of an organic compound on combustion gives 0.792 gram CO2 and 0.324 gram of H2O. Calculate the percent of C and H. देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना। सिंपल सी बात, मान लो कि हमारे पास कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मान लेते क्या है, एक्स है, ठीक है? और जब हमने इसको जलाया तो क्या बना, जरा बताना। कार्बन डाइऑक्साइड बना और क्या बना, H2O. ठीक है, वाटर बना। आप बताओ कि यह जो भी होगा, क्या इसका जो कार्बन होगा वो किस में कन्वर्ट हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं? और इसका जो हाइड्रोजन है वो किस में कन्वर्ट हुआ है, वाटर में। में। बोलो। तो सिंपल सी बात, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होता तो कितना ग्राम इसमें कार्बन होता? क्या 12 ग्राम कार्बन होता क्या? बोलो बोलो आप लोग, क्लियर है? Yes sir. अगर मान लो 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होता तो कितना ग्राम आपका कार्बन होता? 12/44। लेकिन हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड क्वेश्चन में कितना ग्राम बना है? 0.792। तो इससे हम क्या करेंगे, 12 डिवाइडेड बाई 44 इंटू 0.792। तो आप बताओ कि 0.792 ग्राम अगर कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो कार्बन कितना बनेगा? क्या कुछ इतना बनेगा क्या? बोलो कितना बनेगा ना, बोलो। अरे बताओ Yes sir. कितना बनेगा? अगर हमें कार्बन का परसेंटेज निकालना हो तो हम क्या करेंगे, कार्बन लिखेंगे। कार्बन कितना ग्राम है हमारे पास? कार्बन कुछ इतना ही ग्राम है ना, कार्बन इतना ही ग्राम है ना। और डिवाइड किसे कर देंगे, टोटल से। हमारे पास टोटल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो कितना ग्राम था? 0.3960 3960. टू 100 कर देंगे। 100 करने से क्या होता है, ताकि हमें क्या निकल जाए, परसेंटेज में निकल जाए। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर, कर लेंगे। मेरी बातें सबको क्लियर है? यस सर। इस मेथड से आप लोग कर लोगे ना? यस सर। कर लेना आप लोग, ठीक है? हाँ जी बताओ, कशिश बताओ क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है बताओ किसी को। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। सर ये मेथड हमने 11th क्लास में जेल डाल खेल डाल मेथड बोलते हैं ना इसको। झेल डाल खेल डाल हाँ हाँ ऐसा होता है सर। हाँ हाँ पता रहे, मैं बोल तो रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, जेल डाल मेथड, वो मैं बताऊंगा। यस सर। हाँ, तो क्या हुआ, ये पढ़े हो क्या आप लोग 11th में? हाँ सर पढ़ा है हमने। हाँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जेई में ना, अक्सर उसी से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है? अब मान लो इसमें अगर आपसे पूछ दे कि हाइड्रोजन कितना परसेंट है, तो सिंपल सी बात ये बताओ, सेम क्वेश्चन में देख लो, अगर 18 ग्राम वाटर है तो कितना ग्राम हाइड्रोजन है? 2 ग्राम। 2 ग्राम। 1 ग्राम वाटर है 2/18, लेकिन हमारे पास वाटर है कितना ग्राम? 0.324। 0.324। तो हम क्या 0.324 कर सकते हैं? तो हमारे पास हाइड्रोजन ग्राम में निकल गया, और डिवाइड बाई टोटल, टोटल हमारे पास कितना है? 3960, यही है ना?
यस सर। हो जाएगा क्या, बताओ जरा, हो जाएगा क्या, बोलो। यस सर। यस सर। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ, यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ। क्लियर है, कर लोगे? Yes, sir. कर लोगे। तो एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन, हैलोजन को कैसे निकालोगे? तो हैलोजन किस मेथड से निकाला जाता है? कैरियस मेथड से। किस मेथड से निकाला जाता है? कैरियस मेथड। तो कभी भी हैलोजन का एस्टिमेशन होता है, जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, CaCl2 है, तो हम इसमें क्या मिला देंगे? AgNO3 मिला देंगे। क्या मिला देंगे? AgNO3। तो क्या बन जाएगा? AgCl बन जाएगा, और क्या बन जाएगा? CaNO3 बन जाएगा, कुछ ऐसे बन जाएगा। क्लियर है क्या? बोलो, क्लियर है? तो हम लोग चेक करते हैं ना कि AgCl कितना बना। जितना क्लोरीन बना होगा ना, आप बताओ, इसी से तो पता चल जाएगा ना कि कितना AgCl बना, क्योंकि पूरा क्लोरीन किसके साथ चिपक गया है? Ag के साथ। बोलो, तो इससे पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा? यस सर। पता चल जाएगा। अगर मान लो कि हमारे पास ना AgCl बना, तो AgCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? Ag का होगा 108 और क्लोरीन का होगा 35 सर 5। ठीक है क्या है? तो मान लो कि Yes, जब अगर हमारे पास 1 मोल AgCl है, तो उसमें क्लोरीन कितना ग्राम है? क्या 35.5 ग्राम है क्या? यस सर। यस सर। क्लियर है? क्लियर है। तो देखो, मास ऑफ इन m ग्राम AgCl, अगर मान लो कि हमारे पास इतना ग्राम AgCl होगा, मान लेते हैं इन दोनों को मिला के क्या है? x है। मान लेते हैं कि अगर x ग्राम AgCl होगा, तो क्लोरीन कितना होगा? 35.5 ग्राम होगा। क्लियर है क्या? अगर मान लो 1 ग्राम हुआ तो 35.5 डिवाइडेड बाई x। अगर मान लो कि 0.3 ग्राम का पूछ रहा है, तो क्या कर लोगे? 35.5 डिवाइडेड बाई x इक्वल 0.3। 0.39. अगर बोल दे कि उस कंपाउंड के लिए बताओ, जैसे कि मान लो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास CaCl2 है। देखो, मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, हमसे यह बोला है कि CaCl2 हमारे पास है। अब आप बता दो कि इसमें हमारे पास क्लोरीन कितना ग्राम है, ऐसे पूछ रहा है। क्लोरीन का एस्टिमेशन बता दो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप बताओ टोटल क्या करेंगे सबसे पहले? सबसे पहले हम क्या करेंगे? कुछ भी आइडिया है? सबसे पहले सर टोटल में से क्लोरीन। अगर आप इसका रिएक्शन AgNO3 से कराते हो तो क्या बनेगा, बताना जरा। 2AgCl बनेगा। बोलो, अरे 2AgCl बनेगा क्या? 2AgCl Yes, बनेगा। मान लो कि आपका 10 ग्राम है, ठीक है, ये आपका 10 ग्राम है, तो हमारे पास क्या बना? 2AgCl बना। बोलो, 2AgCl बना। अब सिंपल सी बात देख लो कि हमारे पास यहाँ पे 2AgCl है, तो 2AgCl का कितना ग्राम होगा? 100, मतलब 1 AgCl का ना 143 ग्राम होता है, 143.5 ग्राम होता है। तो 2 का कितना होगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप बताओ 2 से मल्टीप्लाई बनेगा क्या? बोलो, 71 ग्राम बनेगा। मैं एक और बात बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास 10 ग्राम अगर हमारे पास CaCl2 है ना, तो मान लो 7 ग्राम क्या बनता है? AgCl बनता है। तो मान लो कि अब हम आते हैं सिंपल मेथड पे। अगर मान लो कि हमारे पास 2, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? अगर मान लो कि 287 ग्राम हमारे पास AgCl है, तो कितना ग्राम हमारे पास क्लोरीन बनता है? 71 ग्राम बनता है कि नहीं बनता है? अगर यह 1 ग्राम होगा तो कितना ग्राम बनेगा? 71 डिवाइडेड बाई 287। लेकिन यह बना कितना ग्राम है? 7 ग्राम बना है ना। बोलो, 71 बाई 287 इंटू 7 बन गया क्या? अब ये बताओ कि यह हमारे पास क्लोरीन निकल गया, और क्लोरीन निकल गया, पूछ रहा है कि इस कंपाउंड में कितना परसेंट है, इस कंपाउंड में जो हमारे पास स्टार्टिंग कंपाउंड है। तो हम क्या करेंगे? स्टार्टिंग कंपाउंड से डिवाइड कर देंगे, और हम क्या कर देंगे? इंटू 1000 कर देंगे। 1000 हमने किस लिए किया, बताओ जरा, ताकि परसेंटेज में कन्वर्ट हो सके। इसमें किसी को कुछ भी डाउट हो तो बेझिझक बताओ ना आप लोग। नो सर हो जाएगा ना? हो जाएगा ना? देखो, ये वही ये वही तो सर किया है। रिएक्शन से पहले नहीं निकाल सकते इसे? क्या सर रिएक्शन से पहले जैसे CaCl2 था सर, इसमें ही मतलब CaCl2 का देखो, हमें वो थोड़ी देगा, हमें तो वो बोल करके देगा ना, क्या बोलते हैं कि रिएक्शंस वगैरह करके देगा। क्लोरीन होगा तो यह होगा, ब्रोमीन होगा तो यह होगा, आयोडीन होगा तो यह होगा। डिपेंड करता है कि उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है। आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, बाकी सब क्या हो जाएगा?
पता हो जाएगा। ऐसे ही सल्फर का देख लो, सल्फर का भी कर लोगे क्या आप लोग? यस सर। सल्फर का भी सेम ऐसे ही। नाइट्रोजन का देखो, नाइट्रोजन दो मेथड से निकाला जाता है। पहला मेथड ड्यूमा मेथड और दूसरा क्या कौन सा मेथड है? जेंडल मेथड। तो ड्यूमा मेथड में जो भी नाइट्रोजन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बताओ जरा? N2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? N2 गैस में। N2 गैस में। आप बताओ N2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो हम कैसे निकालेंगे? जब गैस होता है तो उसका क्या वॉल्यूम होता है ना, बोलो। गैस होता है तो क्या होता है? वॉल्यूम होता है। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। क्लियर है। और जेंडल मेथड, जेंडल मेथड में जो पूरा नाइट्रोजन होता है किस में कन्वर्ट हो जाता है? NH3 अमोनिया में। अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। ये बातें याद रखना। ड्यूमा मेथड में N2 में कन्वर्ट होता है, जेंडल मेथड में किस में कन्वर्ट होता है? अमोनिया में। मान लो कि हमारे पास एक कंपाउंड है, हमें नहीं पता वो कंपाउंड कितना है, CXHY और NZ है, और इसको हमने रिएक्शन कराया किससे? क्यूप्रस ऑक्साइड से, ठीक है। तो क्या बना? CO2 बना। मान लेते हैं कि जितना X है उतना ही क्या बनेगा? CO2 बनेगा। जितना Y है ना उसके आधा क्या बनेगा? पानी बनेगा। और फिर हमारे पास यह NZ है ना, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? N2 बन जाएगा और हमारे पास कॉपर बन जाता है। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? तो यहाँ का जो कंप्लीट नाइट्रोजन है वो किस में कन्वर्ट हुआ है? सर एक बार दोबारा करवा दो। कंप्लीट नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हुआ है बताओ? अरे N2 में कन्वर्ट हुआ है ना, यस सर। N2 में सर एक कन्वर्ट बार हुआ है। रिपीट कर दो। देखो मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि हमारे पास यह कंपाउंड है, बोल रहा है कि बताओ नाइट्रोजन कितना परसेंट है। बताओ क्या है नाइट्रोजन? मैं देखो, 9% है। मैं C3H6N3, यह हमारे पास एक कंपाउंड है और यह 20 ग्राम कंपाउंड है, ठीक है। कितना ग्राम कंपाउंड है? 20 ग्राम। 20 यह ग्राम। पूछ देगा कि बताओ नाइट्रोजन कितना परसेंट है इसमें। आप कैसे बताओगे? कैसे बताओगे आप? नाइट्रोजन का वेट अपॉन कंपाउंड का वेट इंटू 100। बिल्कुल बिल्कुल, ये करोगे ना तो आपको सबसे पहले नाइट्रोजन का वेट निकालना पड़ेगा ना, बोलो। तो दो मेथड से निकाल सकते हो। पहला मेथड कौन सा है? ड्यूमा मेथड है। दूसरा मेथड कौन सा है? जेंडल मेथड, ठीक है। तो जो जेंडल मेथड है वो ज्यादा बार पूछा जाता है। ड्यूमा मेथड में बता देता हूँ। तो ड्यूमा मेथड में हम लोग किससे रिएक्शन करते हैं? क्यूप्रस ऑक्साइड से करते हैं कि नहीं करते? जब क्यूप्रस ऑक्साइड से करेंगे तो जो हमारे पास जितना भी नाइट्रोजन था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? N2 गैस में। N2 में कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। अगर N2 गैस में कन्वर्ट हो गया तो हम उसको देख लेंगे उसका वॉल्यूम कितना है। और वॉल्यूम कितना है जब मान लो कि हमें पता चल गया कि 2 लीटर वॉल्यूम है या फिर 5 लीटर वॉल्यूम है, तो क्या हम 22.4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हमें मोल नहीं पता चल जाएगा? यस सर हाँ। बिल्कुल अब मोल पता चल जाएगा तो ग्राम नहीं पता चल जाएगा। यस सर। नहीं समझ आया अभी भी? सर आ गया। आ गया होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो ध्यान से देखो, यही सब है, यही सब फॉर्मूला है। कर लोगे ना ये फॉर्मूला? ये देख लेना आप लोग, फॉर्मूला देख लेना, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। सबसे ज्यादा पूछता है जेंडल मेथड पूछता है। क्या पूछता है? जेंडल मेथड। क्या पूछता है? जेंडल मेथड पूछता है। तो आओ हम जेंडल मेथड की बात करते हैं, जेंडल मेथड की। तो जेंडल मेथड देखो, जेंडल मेथड में हम डायरेक्टली किसकी बात कर लेते हैं? रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। अब ये बताओ कि हमारे पास, ध्यान से देखना, हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा, मान लेते हैं कि C3H6 और क्या है? N3 है। तो सबसे पहले इसमें क्या पड़ता है बताओ जरा? H2SO4 पड़ता है। क्या पड़ता है बताओ? H2SO4 पड़ता है। तो जब H2SO4 पड़ेगा ना तो उस हिसाब से यह क्या बना लेगा? यह क्या बना लेगा? NH4 अमोनियम सल्फेट बना लेगा। क्या बना लेगा? अमोनियम सल्फेट। अब देखो यहाँ पे दो अमोनिया, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है ना, और यहाँ पे 3 नाइट्रोजन है। तो अब हम इसको क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे? बैलेंस। बैलेंस करेंगे, ठीक है। अब देखो कि जब यह अमोनियम सल्फेट बना ना, अमोनियम सल्फेट, तो अमोनियम सल्फेट में क्या पड़ गया बताओ? NaOH पड़ गया। क्या पड़ गया? NaOH। तो क्या बन गया बताओ जरा? Na2SO4 और क्या बन गया? 2NH3 और क्या बन गया बताओ? H2O बन गया। ये बातें क्लियर है क्या?
Yes, sir. ये क्लियर है? क्लियर है। तो अब इसमें ध्यान से देखो, आप लोग इसमें ध्यान से देखो, इसमें ध्यान से हमें क्या देखना है। सिंपल सी बात बताओ, यह पूरा का पूरा नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो गया? क्या कहीं कहीं भी ऐसा दिख रहा है क्या? डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हुआ है? NH3। NH3 में कन्वर्ट हुआ है। तो अगर हम NH3 निकाल लेंगे कि कितना ग्राम है तो हमें पता नहीं चल जाएगा। यस सर। बोलो, अगर NH3 हम निकाल लेंगे कितना ग्राम है तो क्या हमें पता नहीं चल जाएगा? बोलो सर डायरेक्ट ये नहीं निकाल सकते सर, C3H N3 में। की आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज डायरेक्ट नहीं आ रही है। सर C3N3 में निकाल सकते डायरेक्ट। क्या बोल रहे हो आप? सर नहीं, डायरेक्ट उसमें नहीं निकाल पाएंगे, उसमें नहीं निकाल पाएंगे। हम उसको किसमें कन्वर्ट करेंगे? अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे। हम डायरेक्टली अगर उसमें निकाल लेते, वो अनॉन कंपाउंड है ना, हमें नहीं पता कि अमोनिया उसमें नाइट्रोजन कितना है, वो अनॉन है, हमें पता ही नहीं कि उसमें नाइट्रोजन कितना है। नहीं क्लियर हुआ क्या? हो गया सर। बोलो बोलो, क्लियर है? यस सर। क्लियर है। अब देखो क्या होता है इसमें, इसका रिएक्शंस कैलकुलेशन देख लो क्या होता है, ठीक है? इसका रिएक्शंस कैलकुलेशन देख लो कि आप इसमें क्या होता है। तो सिंपल सी बात, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालने के लिए आप डायरेक्टली क्या कर लो, याद ही कर लो, 14 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू, यहाँ पे एनवी का क्या मतलब हुआ बताओगे आप लोग? एनवी का क्या मतलब है यहाँ पे? एनवी का क्या मतलब है? मोल, कोई बताएगा? मोल वॉल्यूम। नहीं, कोई एनीवन? अरे नाइट्रोजन का वॉल्यूम, ठीक है? यस सर। नाइट्रोजन का वॉल्यूम और डिवाइडेड बाई वेट, यानी कि वेट का क्या मतलब है? टोटल ऑर्गेनिक का वेट, जो हमारे पास ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ना, इसका कितना वेट है, और इंटू 100 कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा? अमोनिया निकल जाएगा। ये बातें सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये बातें सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताओ बताओ। देखो मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, ध्यान से देखना, सिंपल सी बात बताता हूँ। इसमें होता क्या है ना, इसमें होता यही है ना कि लास्ट में जो हमारे पास NH3 बचा था उसके साथ हम क्या करते हैं, H2SO4 का रिएक्शन करते हैं, तो क्या बन जाता है? फिर से हमारे पास अमोनियम सल्फेट बन जाता है। तो सिंपल सी बात देखो, मान लो कि अगर 1 मोल यह है और 1 मोल यह है, तो यह कितना बना? यह भी हमारे पास 1 मोल ही बनेगा। बोलो 1 मोल ही बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो H2SO4 हम अपने मर्जी से डाले ना, हम अलग से डाले ना, या फिर पहले से मिला हुआ था हमें? अपनी मर्जी से डाले। तो हम पता है क्या करते हैं कि अगर हम एक नॉर्मेलिटी का डाल लेते हैं ना H2SO4, तो इसका मतलब अगर हम 1000 ml ले लिए ना H2SO4 1000 ml, तो कितना ग्राम इसमें नाइट्रोजन मिल जाता है? NH3 में नाइट्रोजन कितना ग्राम है? 14 ग्राम है। कितना ग्राम है? 14 ग्राम। 14 ग्राम। अगर मैं 1 ml ले लूं तो 14 upon 1000। 1000। अगर मान लो हमें क्या पता कि कितना ml मिला हुआ, मान लो कि अगर यह 50 ml में ही पूरी तरह से क्या हो जा रहा है, न्यूट्रलाइज हो जा रहा है, 50 ml में ही पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो जा रहा है, ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि हमने H2SO4 लिया कितना। तो मान लो 50 ml में पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? 14 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाय 50। 50। क्लियर है क्या? तो आप बताओ यहाँ हमारा निकल जाएगा ना कितना ग्राम हमारे पास नाइट्रोजन? 7 आएगा सर। Yes, sir. 7। आ गया। अब डिवाइड कर देंगे कि अब मान लो हमारे पास नाइट्रोजन आ गया, अब हम क्या कर देंगे, हमारे पास जो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ना, उसको हम ले लेंगे कि कितना ग्राम था। तो मान लो नाइट्रोजन का निकल गया, ऑर्गेनिक सब्सटेंस मान लो x ग्राम है, इंटू 1000 कर देंगे, क्या परसेंटेज नहीं निकल जाएगा? यस सर, निकल से जाएगा। निकल जाएगा। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ। No, sir. कर लोगे ना? यस सर। यस सर। यही सब, कुछ खास नहीं है। तो एक बात ना, मैं थोड़ा सा आपको इसका थोड़ा सा एक PYQ देख लेता हूँ, एक PYQ में क्वेश्चन देख लेता हूँ। आप लोग का देखो यहाँ तक फिनिश हो गया। अब आपका केवल और केवल क्या बचा है? क्वालिटेटिव एनालिसिस, यानी साल्ट एनालिसिस बचा है। क्या बचा है? सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस। और सॉल्ट एनालिसिस ना, वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बहुत ही कम पूछता है, रेयर केस में पूछता है। फिर भी हमारे पास कल वाला स्लॉट बचा है, हम उसमें क्या कर लेंगे, सॉल्ट एनालिसिस को अच्छे से पढ़ लेंगे। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। यस सर।
किसी को कुछ भी डाउट्स है, किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बता सकता है। तो एक बार ना यह जीओसी वाले पार्ट में आता है, कहा गया जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या फिर यह जनरल मेथड मोल कॉन्सेप्ट में आता है। मैं एक बार देखता हूँ क्या सील रहे हो? कहाँ गया यार, बस एक बार रुक जाओ आप लोग थोड़ा सा। वैसे ये क्वेश्चन बहुत ही कम आता है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत ही कम आता है, इसमें तो मिला नहीं। अब हम किस में देख लेते, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में देख लेते हैं। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में जनरल मेथड है कि नहीं है। आपका प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से भी अच्छा खासा क्वेश्चन है, ठीक है। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से यानी कि जो हम साल्ट एनालिसिस पढ़ेंगे ना, उसमें से भी क्या है आपका अच्छा खासा क्वेश्चन है। तो आप लोग ना थोड़ा सा भी इधर उधर मत करना उस चैप्टर को। क्लियर है मेरी बातें? Yes, सर sir. इससे एक ही 2 क्वेश्चंस तो आएंगे ना? क्या एक ही दो क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ना वो डायरेक्टली क्वेश्चन होता है और अच्छा क्वेश्चन होता है। अच्छा, मतलब इजी विजी। हाँ, वो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है और क्वेश्चन अच्छे होते हैं। समझे क्या आप लोग? यस सर, Sir. समझ गया। ये मिला नहीं यार आप लोग को। जनवरी वाले अटेम्प्ट में देखते हैं, जनवरी वाले अटेम्प्ट में कि वैसे कम आता है, मैं आप लोग को सेंड कर दूंगा, ठीक है। मैं आप लोग को क्वेश्चंस वगैरह सेंड कर दूंगा। एक बार मैं और देख लेता हूँ, थोड़ा इसको और अच्छे से देख लेता हूँ, मैं आप लोग को सेंड कर दूंगा जल्दी ही। ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थोड़ा सा मेरी भी सही है। हाँ जी बताओ। ओके सर, बाय सर। ओके ओके बाय। गुड इवनिंग सर, थैंक यू सर।